Hello, friends. Hope you are doing good and curious to learn the most beautiful topic of science, that is physics. We will start physics with the chapter vectors. Now, tell me one thing, if you need to learn any language, say English, Hindi, French, whatever it is, what is the basic requirement? The basic requirement is you should know its alphabets, right? Which are the basic building blocks of the language. If you know the alphabets, then only you can you can make the words, sentences, and so on, right? Similarly, to understand the language of physics, we need to know vectors, because vectors is the building block of physics, and indeed it's a very important topic, right? So you cannot think of reading or writing, say any language like English words or books without knowing the alphabets, right? So you just cannot think of learning physics or moving ahead in physics without knowing vectors. Okay. So in this chapter, we will study vector notation. Basically, those what is the definition of vectors and how do we denote it, and vector operations, simple vector operations like addition and subtraction. Okay, so let's start. See, suppose there is one car, okay, just as shown in the figure, which is traveling in a straight path. ठीक है, ये एकदम straight road है, इस पे एक गाड़ी ऐसे आगे जा रहा है, ठीक, and a person standing just beside the road. ठीक है, अगर इसको इसके मोशन, इस कार के मोशन को डिफाइन करने बोला जाए तो इट बिकम्स easy for him to define its motion. For example, what he will do, he will choose two direction, एक को पॉजिटिव ले लेगा, दूसरे को नेगेटिव ले लेगा, ठीक है। और अगर इस आदमी से अगर पूछा जाए सपोज कि ये कार मान लो किसी इंस्टेंट पे मान लो यहाँ पे पहुंच गया, सपोज इस पॉइंट पे, ठीक है, तो अगर इससे पूछा जाएगा कि अभी ये कार किधर जा रहा है, तो ये अपने हिसाब से अपने रिस्पेक्ट में क्या बताएगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और अभी मान लो स्केल, चूंकि यूनिफॉर्म स्केल होगा तो यहाँ बता देगा, मान लो ये 10 मीटर पे है तो यहाँ बता देगा कि वो 10 मीटर्स पे है, ठीक है, प्लस 10 मीटर्स पे है। अगर ये इस तरफ मान लो मूव करता है, इस साइड, तो वो क्या बताता कि ये माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और अभी उसका है -10 इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो अपने रिस्पेक्ट में बता सकता है, अगर माइनस बोल रहा है तो बता देगा मेरा लेफ्ट में है, और प्लस अगर बता रहा है तो वो बताएगा कि मेरे वो राइट में गाड़ी मूव कर रहा है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली वो उसको ज्यादा कोई फिजिकल क्वांटिटीज का जरूरत नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए, ये आराम से अपना कन्वेंशन लगा के ये बता सकता है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन यहाँ पे नहीं होगा, राइट। नाउ इफ यू सी दिस फिगर, ये फिगर को देखो या ये फिगर को देखो, ठीक है, इनमें अगर इस केस में अगर देखें पहले, नाउ दिस कार इज नाउ मूविंग इन से अ 2 डायमेंशन रोड, ठीक है, ऐसा। अब इसमें ये इस तरीके से कार मूव कर रहा है, तो अब इस आदमी को बताना इसके इस कार का मूवमेंट को अब थोड़ा सा है ना, ये टफ होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली चेंज करेगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जा रहा है, फिर इधर आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो ये अब इसको एक्सप्लेन करना बहुत टफ हो जाएगा, ये अब सिर्फ प्लस माइनस से नहीं बता पाएगा इस चीज को, ये बात समझ रहे हो, कितना प्लस माइनस बताएगा, ये बता नहीं पाएगा इसमें ना कि किधर मुड़ा, हर समय इसका स्पीड का डायरेक्शन भी चेंज करता जा रहा है, इसका खुद का गाड़ी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इट बिकम्स वेरी टफ फॉर हिम, राइट। सिमिलरली इन दिस, मान लो किसी आदमी को बहुत तूफानी करने का मन किया, वो एक बिल्डिंग के ऊपर, ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर ही कार को चढ़ा दिया, ठीक है, एंड ही जंप्स ऑफ फ्रॉम द बिल्डिंग, इस तरीके से इतने यहां से जंप करा दिया कार को, ठीक है। तो देखो किसी भी और कोई स्टेशनरी आदमी यहाँ पे खड़ा था तो उसको अब और उसको टफ हो जाएगा इसको डिफाइन करना, क्यों, क्योंकि देखो इसका मान लो अभी इस इंस्टेंट पर हाइट इसका कुछ यहाँ पे इतना था, ये लेवल ग्राउंड से, फिर तुरंत उसका हाइट भी चेंज हो रहा है, राइट। ये देखो हाइट भी इसका चेंज कर रहा है, साथ में क्या चेंज कर रहा है, इसका डिस्टेंस भी चेंज कर रहा है, ये वाला चीज, राइट। उसके अलावा इसका देखो स्पीड का जो डायरेक्शन है वो अभी इधर था, फिर ये अभी इधर हो गया, तो ये सब बहुत सारे क्वांटिटीज चेंज हो रहे हैं इसमें, राइट। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू एक्सप्लेन द मोशन इन दीज केसेस, राइट। इसलिए क्या होता है कि पहले वाले केस को वी कॉल इट अ स्केलर क्वांटिटी, जहां पे
बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है डायरेक्शन का, हम नॉर्मल कन्वेंशन से बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं मोशन को। तो जो ये स्ट्रेट लाइन मोशन था उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेके ही डिफाइन कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं था, राइट। तो इन दैट केस दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, वर्क डन, ये सब तुम्हारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली। जैसे तुम लोगों ने 9th क्लास में जब पढ़ा था इन सब चैप्टर्स को, फोर्स, मोशन इन वन डायमेंशन, ये सब चीजें जब पढ़े थे, तो उस समय इन सब टर्म्स तुमको बताया गया होगा, राइट, कि डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, वर्क डन क्या है। तो इसमें तुम क्या करते थे, सिंपल था, कोई बॉडी जितना एक्चुअल पाथ मूव किया है उसको तुम बता दिए कि उतना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, उसका स्पीड कितना है, ये तो बता सकते थे। तो इन सब का ये सब क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है, राइट। बट बाकी केसेस को स्टडी करने के लिए वी रिक्वायर वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे देखो ये जो वेक्टर क्वांटिटी हम बता रहे थे अभी तुम लोग को, ठीक है, ये क्यों, बिकॉज पहले ये समझते हैं वेक्टर का डेफिनेशन क्या है। Vector is a tool which can define magnitude as well as direction precisely of any physical quantity and obeys certain rules of combination। कहने का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल इस वाले जो जो हमारा एग्जांपल हमने लिया था, ये वाला एग्जांपल मान लो लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर इस कार का मोशन को हमको डिफाइन करना है, तो देखो अगर वेक्टर हम लगाएंगे, वेक्टर का डेफिनेशन मैंने बताया तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, राइट, ठीक है। तो हमें एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए, सपोज कि मान लो एक रेफरेंस पॉइंट से, अगर हम यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेके ऐसा हम इसको बना दें, ऐसा कोई क्वांटिटी हमें मिल जाए जो कि इस कार का, मान लो जब ये कार यहाँ पे था, इसका ये पोजीशन का मैग्नीट्यूड भी बता दे और डायरेक्शन भी बता दे। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होगा, अगर हमें ये पता चल जाए किसी भी मोमेंट पे कि इसका हाइट कितना है ग्राउंड से, ये वाला हाइट, ठीक है, और ये कितने दूरी पे है इस बिल्डिंग से, ये वाला डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट। तो इससे इसका क्या पता चल जाएगा, हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया कि उसका पोजीशन कहाँ है, राइट। और दूसरा डायरेक्शन बता दे, मतलब कि ये अगर एंगल थीटा मुझे बता दे, ये एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, कि ये कितना एंगल बना रहा है अभी, ठीक। तो हम इसके मोशन को डिफाइन अब कर पा रहे हैं ना, एक सिंगल क्वांटिटी ऐसा हो जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, समझ में आ रहा है। तो उससे हम इसके मोशन को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ प्लस माइनस करने से यहाँ डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसी तरह इस केस में भी तुम ले सकते हो कि तुम किसी भी इंस्टेंस पे इसका अगर हम डिफाइन कर दे कि इसका पोजीशन क्या है और इसका कुछ एंगल जो बना रहा होगा, तो ये इसका डायरेक्शन क्या है, अगर इस तरीके से, तो ये क्वांटिटी सिर्फ वेक्टर डिफाइन कर सकता है, क्योंकि वेक्टर ही एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक और चीज है कि वेक्टर क्वांटिटी द क्वांटिटी दैट हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा, ये सब टर्म्स भी जो है ये तुम पढ़े हो, याद करो 9th क्लास में तुम्हारे सिलेबस में ये सब चीज था, बट उस समय तुमको वेक्टर नहीं बताया गया था, इन ये सब टर्म्स तुम्हें बताए गए थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जैसे तुमको याद होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब किसी भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, इट इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, राइट। तो वो अब तुमको समझ में आएगा भी आगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो, कि ये ऐसा डेफिनेशन क्यों दिया गया है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसीलिए वहां से वो डिफाइन किया गया है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। उसी तरह से हम तुमको आगे समझाएंगे। अब इसमें एक और स्टेटमेंट था यहाँ पे कुछ, ये वाला, ये ध्यान देने वाला चीज था यहाँ पे था कि वेक्टर में डेफिनेशन में ये तो ठीक है, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट एंड ओबे सर्टेन रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। सर्टेन रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन का यहाँ डेफिनेशन में मीनिंग है कि इट हैज सर्टेन रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। और एक और चीज तुमको यहाँ बताना चाहते हैं कि एक बहुत पेटेंट क्वेश्चन होता है, अभी जब जैसे तुम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे स्कूल्स में या कहीं भी जाओगे, तो बहुत लोग तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे आगे कि करंट क्या है, व्हाट इज करंट। तो तुम बताओगे कि करंट तो सर स्केलर है, तो फिर वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों स्केलर है यार, करंट का तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होता है। हाँ होता है यार, करंट का तो डायरेक्शन भी होता है। फिर तुम सोचे पड़ जाओगे यार, तो फिर कैसे, तो करंट को अब क्या बताएं, स्केलर बताएं कि वेक्टर बताएं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ डेफिनेशन फिर से तुम ध्यान देना, डेफिनेशन में क्या है, ओबे सर्टेन रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑल्सो, ये भी उसके डेफिनेशन का पार्ट है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसलिए कोई वेक्टर का डेफिनेशन पूछेगा तो ये तुमको पूरा बताना है,
समझ में आया? तो इसीलिए वहां बताओगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है, ठीक है, इट डज नॉट फॉलो एनी स्पेशल रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए यहां तक? चलो अब आगे देखते हैं। नाउ वी विल स्टडी वेक्टर नोटेशन, ठीक है, कि कैसे उसको डिनोट करते हैं, कैसा वो दिखता है वेक्टर, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, वेक्टर इज सिंपली डिनोटेड बाय अ स्ट्रेट एरो विथ हेड एंड टेल। देखो जैसे ये एरो है तो ये इसका क्या कहलाएगा, ऊपर वाला ये हेड कहलाएगा, राइट, और ये जिस साइड एरो सिंबल नहीं है ये इसका टेल कहलाएगा, ठीक है। एंड रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन ओवर द फिजिकल क्वांटिटी। मान लो ये ए, अगर वेक्टर ए इसको हम बोल रहे हैं तो ए ऐसा लिखते हैं और उसके ऊपर में क्या लगाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एरो, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर क्वांटिटी ए। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते कैसे हैं, वेक्टर ए, ठीक है। इट्स सिमिलर टू जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर ए कहलाता है, ठीक। और इसके मैग्नीट्यूड इज रिटन एज मॉड साइन के अंदर ए वेक्टर को लिख दोगे तो दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। या तो ऐसे लिखो या तो सिंपली ए भी अगर लिख दोगे तो दैट इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड, ओके। स्टैंडर्ड नोटेशन यही है कि उसको दो वर्टिकल बार्स के अंदर में हम ए वेक्टर लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे बताएंगे, इन टर्म्स ऑफ एंगल विथ रेफरेंस लाइन। इन सब का क्या मतलब हुआ ये समझ लो जल्दी से। इसका मतलब यही है कि जैसे ये कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर हम बोल रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, अगर तुमको इसका लेंथ मान लो पता है, यहां से यहां जो इसका लेंथ है, ठीक है, सपोज एल, तो तुमको इसका मैग्नीट्यूड पता हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन जानना है तो मान लो सपोज हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना बना रहा है, ये मान लो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, तो तुमको इसका अब डायरेक्शन भी पता हो गया। तो जब तुमको मैग्नीट्यूड भी पता है और तुमको डायरेक्शन भी पता है तो दैट मींस यू आर नाउ एबल टू डिफाइन दिस वेक्टर क्वांटिटी ए, ठीक है। अभी आगे चलते चलो, तुमको और समझ में आता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि ये सब क्या लाइन वेक्टर ये सब क्या आ गया है। ये ग्रेजुअली जैसे जैसे हम डेवलप करते जाएंगे हम तुमको कोरिलेट भी करते जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी से, जो फिजिक्स में हम पढ़ने भी हैं वो सब मैं कोरिलेट भी करता जाऊंगा और धीरे धीरे तुमको ये सब समझ में आने लगेगा कि ये है क्या। देखो ऑब्वियस है चूंकि ये बहुत नया चीज है, तो बचपन में तुम एक ही बार में तो एबीसीडी बोलना स्टार्ट नहीं कर दिए थे, ठीक है। जब भी तुमको तुम्हारे पापा मम्मी ने सिखाया होगा एबीसीडी तो तुम कभी ए बोलते होगे, ए के बाद सीधे डी भी बोल देते होगे या ई भी बोल देते होगे, है ना। तो ग्रेजुअली तुमने सीखा था ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरा जेड तक बोलना, ग्रेजुअली सीखोगे, एक बार में तो तुम नहीं सीखे होगे। और एक बार में सीख गए थे तो बहुत ब्रिलियंट हो, तो एक बार में तुम यहाँ फिजिक्स भी सीख जाओगे, ठीक है ना। तो इसको भी ग्रेजुअली सीखना है, एक बार में हो सकता है नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को दोबारा से देखना, फिर तुमको समझ में आएगा और समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। सपोज करो कोई एक टू डायमेंशन एक्स, टू डायमेंशन समझ में आता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। वहां पे कोई एक पॉइंट है पी, ठीक। अगर इसका मुझे पोजीशन बताना है, इस पी पॉइंट का पोजीशन बताना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो मुझे क्या चाहिए होगा बताओ। अगर मुझे कोई बता दे कि इस पी का यहां से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अगर मुझे मालूम चल जाए, कोई रेफरेंस पॉइंट, इन केस इस दिस केस ओरिजिन, ओ मेरा ओरिजिन है मान लो, तो यहां से अगर मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस पता चल जाए और इसका मुझे एंगल पता चल जाए हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से थीटा, ठीक है, तो हम इस पी पॉइंट का हम पोजीशन बता सकते हैं। कैसे, उसका मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है ओरिजिन से और उसके वहां का उसका एंगल ही मालूम है तो मैग्नीट्यूड भी मालूम है और डायरेक्शन भी मालूम है। इसका मतलब कि मुझे हम उसको आराम से उसको बता सकते हैं कि डिनोट कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी से, ठीक है। कैसे होगा ये चीज को देखो, एक लाइन में ड्रॉ करूंगा ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट से बताना है और जिस पॉइंट का बताना है, ठीक। तो वो मैंने ज्वाइन कर दिया ओ से पी, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओपी का अगर डिस्टेंस मुझे मालूम है तो वो मुझे मैग्नीट्यूड पता है, उसका अगर ओपी का एंगल मुझे थीटा अगर पता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो मुझे उसका डायरेक्शन भी पता है। तो इस वेक्टर को हम क्या डिनोट करेंगे, ओपी वेक्टर, व्हाट वी विल कॉल इट एज ओपी वेक्टर, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा लिखे भी है वो समझ में आ रहा। तो इसी ओपी वेक्टर को अगर तुम किसी भी चीज का पोजीशन को वेक्टोरियली डिफाइन कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड इट्स पोजीशन वेक्टर। तो इस केस में ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो यही पॉइंट पी चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम पी टू क्यू, मान लो ये पॉइंट पी मूव कर रहा है, पॉइंट पी पे सपोज करो तुम पी पॉइंट पे खड़े थे और हम ओरिजिन पे खड़े थे ओ पे, तो हम अभी तुम्हारा कुछ पोजीशन वेक्टर बताएं कि तुम अभी यहाँ पे हो। अगर हम बताएं, अगर हम किसी थर्ड पर्सन को बताए हैं, ठीक है, कि तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ये है, तो वो समझ जाएगा इस चीज को कि मेरे रिस्पेक्ट में तुम कितने दूरी पे हो और मेरे रिस्पेक्ट में तुम कितने एंगल पे हो,
ठीक है, ये उसको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब तुम क्या किए, यहां से मूव करना, पी से तुम यू स्टार्टेड मूविंग, सपोज यहां से तुम जहां थे यहां से स्टार्ट मूव करते हुए मान लो किसी पॉइंट क्यू पे चले जाओगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि वो इफ अ पार्टिकल चेंजेस पोजीशन फ्रॉम पी टू क्यू, तो क्या हो रहा है, इट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड विथ एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम पी टू क्यू। अब ये क्या है ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे सपोज करो पी से क्यू जाना है, तुम्हारे पास तो बहुत सारे रास्ता है, तुम पी से क्यू कैसे भी जा सकते हो। तुम हो सकता है इस जो रेड वाला पाथ मैंने पाथ 1 बनाया उससे तुम गए हो पी से क्यू, या जो मैंने ये ग्रीन वाला बनाया है ऐसे घूम फिर के वैसे भी जा सकते हो। ठीक है, कोई और लेजी है वो और बड़ा पाथ लेके जाएगा, आराम से घूमता हुआ आएगा। ठीक है, और कोई बहुत किसी को बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी में उसको जाना है, तो क्या करेगा, कौन सा लाइन फॉलो करेगा, ही विल फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ। वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, डायरेक्टली अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन पी एंड क्यू। अंडरस्टूड। अब तुम याद करो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। यही पढ़े थे 9th क्लास में, यही पढ़े हो ना डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। ये डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस तुम इसलिए पढ़े थे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एंड वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, और एक और चीज समझो कि डिस्टेंस या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन बोथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, राइट। तो दैट इज वाई वहीं से डिफिनेशन आया था डिस्प्लेसमेंट का। तो इस केस में ये जो हमारा PQ है, ये जो PQ हमने बनाया है यहाँ पे, तो दिस PQ लाइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी PQ वेक्टर, एंड दिस PQ वेक्टर इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब ये वेक्टर कैसे हो गया, देखो इसलिए हो गया क्योंकि PQ का ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये जो लेंथ होगा, ये तुमको पता होगा PQ का लेंथ क्या है, तो इसका तुमको मैग्नीट्यूड पता चल गया। और अगर इस PQ का तुम्हें एंगल भी पता है, मान लो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना ये एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये एंगल अगर भी तुमको मालूम है तो इसका तुमको डायरेक्शन ही पता हो गया। तो बेसिकली PQ का तुम्हें मैग्नीट्यूड भी पता है और तुम्हें डायरेक्शन भी पता है, तो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, एंड इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ दिस पॉइंट्स। क्लियर है यहां तक। ठीक, अब देखो इसमें क्या चीज था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टेल्स अस नथिंग अबाउट द एक्चुअल पाथ दैट द पार्टिकल टेक। ये तो तुमको पहले से मालूम था ये चीज, क्योंकि अगर हम एक ये पाथ लिए थे एक ये पाथ लिए थे तो ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो बताएगा भी नहीं कि ये कैसे आया है। समझ में आ रहा है ना, तुम चाहे ऐसे आए हो या ऐसे आए हो, वो सिर्फ बताएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब फिर से मैं तुमको यही समझा रहा हूं, यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ फ्रस्ट्रेट नहीं होना है अभी। ठीक, वेक्टर बस तुम ध्यान में रखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब होगा जब उसका तुमको मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। ठीक है, और वेक्टर हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम वेक्टर नहीं समझेंगे तो हमें फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। ठीक, और ये ग्रेजुअली बिल्डअप होता है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एक दिन में एक बार में तुम्हें हो सकता है पूरा चीज समझ में नहीं आए, इसलिए इसको रिपीट करके देखते हैं, और जब इसको हम क्वेश्चंस बनवाएंगे प्रैक्टिकल चीज समझाएंगे तब तुमको ये ज्यादा अच्छे से तुम समझ पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि व्हाट इज दिस वेक्टर एंड व्हाई इट इज यूज्ड एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा वेक्टर ऑपरेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें देखो सपोज देयर आर 3 वेक्टर्स A, B एंड C। ठीक, यहाँ पे A और B का ये जो वेक्टर है इनके लाइन का लेंथ सेम है और एंगल भी ये सेम बना रहे हैं विद हॉरिजॉन्टल। C का एंगल डिफरेंट है और इसका लेंथ भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B बट इट इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसी को कहते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। Two vectors can be said to be equal only when its magnitude and direction both of them are same of the two vectors। तो वो दोनों वेक्टर इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, तो इस केस में ए वेक्टर ए जो है वो इक्वल टू वेक्टर बी होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ भी दोनों का सेम है और एंगल भी सेम है विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि डायरेक्शन भी सेम है। दैट इज वाई सी का नहीं है, तो दैट इज वाई इट इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी है। ठीक, एक तो ये याद रखना है। दूसरा शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर जगह यूज होता है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आगे जब जैसे जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते जाएंगे तो ये शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और बहुत हैंडी टूल है तुम्हारे पास जो तुम्हें याद रखना है हमेशा कि कैसे वेक्टर्स को शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने का क्या मतलब है, शिफ्ट करने का मतलब ये है कि अभी वेक्टर मान लो किसी पॉइंट पे है, इस तरीके से इस पॉइंट के अबाउट एक वेक्टर ए है। ठीक है, इसे हमको इसी स्पेस में शिफ्ट करना है कहीं, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मान लो इसको इस तरह से आगे स्लाइड करके यहाँ आगे ले आए हैं।
ठीक है। इसमें एक चीज का हमने ध्यान रखा कि वी हैव नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब इट्स लेंथ, एंड वी हैव नॉट चेंज इट्स एंगल ऑल्सो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल से एंगल ये जो थीटा बना रहा था वो अभी भी यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो उससे ये एंगल अभी भी थीटा बना रहा है, और इसका लेंथ अभी भी उतना ही है जितना ये था, ठीक है। तो दिस विल रिमेन द सेम वेक्टर ए ओनली, लेकिन हमने बस इसको शिफ्ट कर दिया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसमें वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब भी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं किए हो तो देयर विल बी नो चेंज इन दैट वेक्टर इटसेल्फ, ठीक। अब ये रिजल्ट इसका यूटिलिटी ये है, क्योंकि आगे बहुत जगह इसका यूटिलिटी आने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं। सपोज करो ऐसा दो वेक्टर्स है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए का अपना मैग्नीट्यूड है, अपना डायरेक्शन है, बी का अपना कुछ मैग्नीट्यूड है और अपना डायरेक्शन है, राइट। अब मान लो मुझे ए को शिफ्ट करना है, ठीक है, और बी के साथ उसको कनेक्ट करना है, तो एक तो ये तरीका है मुझे जोड़ने का कि मैं ए को उठा के लाके उसका टेल को, देखो ये हमने बात किया था ना, ये उसका क्या है, ये उसका हेड है यहाँ पे, है ना, और इधर जो पीछे साइड में वो उसका टेल है। तो हम ऐसा चाहते थे कि टेल टू टेल ये दोनों ज्वाइन हो जाए, और भी तो हम उसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, हमको उसका एंगल भी चेंज नहीं करना है, ये वाला एंगल चेंज नहीं करना है, और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना है, लेकिन हम उसको स्लाइड कर सकते हैं कहीं भी। तो इसको स्लाइड करके जब यहाँ ले आओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका ये एंगल जो था हॉरिजॉन्टल से थीटा, ये चेंज नहीं किया, वो सेम रहेगा थीटा, ठीक है। और इसका जो लेंथ था वो भी हमने चेंज नहीं किया, तो ये वेक्टर सेम रहेगा, और इसका हमने टेल टू टेल ऑफ ए एंड बी को जोड़ दिया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो सकता था इसको जोड़ने का। दूसरा एक और शिफ्टिंग का तरीका क्या हो सकता था, जैसे ए और बी था तो हम ए के हेड को, ये देखो आगे जो एरो लगा हुआ था, ए के हेड को बी के टेल से जोड़ सकते हैं। तो इस केस में भी हमने क्या किया, वी हैव नॉट चेंज्ड इट्स लेंथ ऑल्सो एंड वी हैव नॉट चेंज्ड इट्स एंगल ऑल्सो, ये एंगल और बेसिकली ये एंगल बोथ आर सेम, ठीक है, ये दोनों थीटा ही होगा, और इसका लेंथ भी हमने कोई चेंज नहीं किया है, समझ गए। तो दिस वेक्टर डज नॉट चेंज, सिंपली इसका हमने शिफ्टिंग किया और इस तरह से रीअरेंज किया था, समझ लो आई हैव रीअरेंज दिस वेक्टर्स, ठीक है। तो दिस इज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि कैसे शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट टू रिमेंबर ये है, और ये मैंने तुम्हें अभी शायद फर्स्ट स्लाइड में बताना भूल गया था, ऐसा सिंबल तुमको कहीं भी मिलेगा, जहां पे भी ये तुम्हें सिंबल मिल रहा है, ये वाला सिंबल, ये देखो ये वाला सिंबल, इसका मतलब ये होता है कि दिस इज अ मस्ट टू नो कंसेप्ट, यू शुड नोट इट डाउन समवेयर, ठीक है। वैसे तो तुम जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी तुम्हें सही लग रहा है उसको तुम नोट डाउन कर लो, वीडियो तेरे पास अवेलेबल है, जब चाहो तुम इसे देख सकते हो, राइट। तो ये पॉइंट ये सब जहां भी है ये सब मस्ट टू नो कंसेप्ट हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन इट रिमेन्स सेम, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अब एक और चीज है इसमें, अब हम इसमें एक मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर भी देख लेते हैं वेक्टर ऑपरेशन में जल्दी से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। अभी ये समझना है, अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स का बात नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन वेक्टर बाय अ रियल नंबर से के, मान लो के कोई भी रियल नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। तो के टाइम्स वेक्टर ए का मतलब होता है कि यू सिंपली मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बाय के, यानी कि के मींस मैग्नीट्यूड इज चेंज बाय फैक्टर के, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो सपोज वेक्टर ए था, इसका कुछ अपना लेंथ है, अगर हम अब बात करेंगे इसका, ये अपना कुछ लेंथ था ना, मान लो ये 1 मीटर लेंथ था, ठीक है, ये 1 मीटर था सपोज करो, ठीक। अब हम बोलेंगे कि 1.5 टाइम्स ए वेक्टर क्या होगा, सिंपली उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, कितना से 1.5 मीटर कर दो इस केस में, राइट। तो 1.5 मीटर कर दोगे तो क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ 1.5 ए आ गया, ठीक है। अब एक चीज इसमें नोट करने वाला बात ये है कि नो देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन इफ के इज पॉजिटिव, तो इस केस में के पॉजिटिव था ना, यहाँ पे के क्या है 1.5 है, तो इट इज पॉजिटिव, तो इसीलिए देयर विल बी नो चेंज इन इट्स डायरेक्शन, बट इट विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन इफ के इज लेस देन 0। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो सपोज ए को हमको मल्टीप्लाई करना होता -1.5 से, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो यहाँ -1.5 से, ठीक है। तो तुम क्या करते, सबसे पहला काम ये करते कि उसको ए को 1.5 से मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड ये लेंथ को उसको बढ़ा देते, ये बढ़ा दिया हमने 1.5 ए हो गया। अब -1.5 ए तो माइनस यहाँ पे क्या करता है, सिंपली -180 डिग्री से रोटेट कर देता है उसी वेक्टर को, ठीक है। इट ऑलवेज टर्न्स द वेक्टर बाई 180 डिग्री, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। 180 डिग्री से उसको रोटेट कर दो, तो 180 डिग्री रोटेशन मतलब क्या होता है कि सिंपली उसको रिवर्स कर दोगे, तो इसलिए ये रिवर्स हो गया, तो ये -1.5 ए हो गया। सिमिलरली -a अगर होता तो क्या होता है, ए है
है ना। तो माइनस ए करना है मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से करना है मतलब मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, लेकिन माइनस साइन आ गया, माइनस साइन मीन्स क्या, उसको रिवर्स कर दो 180 डिग्री से, तो ये माइनस ए ऐसा उल्टा वेक्टर होगा माइनस ए। समझ गए यहां तक? ठीक है, अब चलो अब आगे देखते हैं। नाउ वी विल सी एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, देखो जैसे मैथ्स में तुम लोग, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग पढ़े थे कि एडिशन होता है कैसे, मान लो 2+5 करना है, तो हमको कोई सिखाया था ना, हमको सपना में तो नहीं आ गया था कि 2+5 = 7 होगा। ठीक है, तो कोई हमें सिखाया होगा कि 2+5 करते कैसे हैं पहले। ठीक है, कि 5 लाइन बनाओ या अपना उंगली में गिनो कि 5 2 है तो 5 आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, राइट। तो देयर आर मेनी मेथड्स, तो उससे हमने सीखा था कि 2+5 = 7 होता है। ठीक है, अब वेक्टर्स में तुमने क्या देखा कि उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो अब तुम बोलोगे कि सर ऐड करना है तो बहुत सिंपल है, दोनों का मैग्नीट्यूड को भी ऐड कर दीजिए और दोनों को डायरेक्शन को भी ऐड कर दीजिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर का आ जाएगा कि वो क्या होगा एडिशन करना। गलत, इतना इजी होता तो इतना दिमाग लगाने का चीज होता नहीं ये चीज, राइट। तो इसका मतलब है कि अभी हमें समझना ये जरूरी है कि व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड द वेक्टर्स। ठीक है, तो ये भी चूंकि एक मैथमेटिकल टूल है ये सब ना, मैंने तो पहले बताया था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, तो तुम्हें इसका पूरा एक एक चीज समझना होगा कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब सब चीज जानना होगा, देन यू विल बी एबल टू यूज इट इफेक्टिवली, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर करते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर इस तरह से हम बनाए, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है कुछ अपना और कुछ अपना डायरेक्शन है, बी का भी कुछ अपना मैग्नीट्यूड है इस लाइन का और अपना कुछ डायरेक्शन है, राइट। अब हमें करना है क्या, ए प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, स्टेप्स क्या है तुम्हारे पास, पहला स्टेप ये है कि शिफ्ट द वेक्टर्स, अभी जो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स मैंने बताया था, सो दैट हेड ऑफ वन वेक्टर, इसमें समझना है ये अभी, हेड क्या है दोनों का, हेड ये इसका हेड है, यहाँ पे इसका हेड है। ठीक है, ये क्या है, इसका टेल है और ये इसका टेल है, तो इसमें बोल रहा है शिफ्ट द वेक्टर सो दैट हेड ऑफ वन वेक्टर टचेज द टेल ऑफ अदर वेक्टर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। समझ गए, मतलब शिफ्ट करना है, शिफ्ट करने में हम ना डायरेक्शन चेंज करते हैं, ना ना उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करते हैं ना मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, सिर्फ सिंपली शिफ्ट करते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है इस तरह से करने का, एक तो ये है कि हमने ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के टेल से लाके से जोड़ दिया, एक तो ये है, ये समझ में आ रहा है सबको, शिफ्ट करके सिंपली ए को शिफ्ट कर लो, बी को शिफ्ट कर लो, इस तरह से जोड़ दो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि बी के हेड को ए के टेल से जोड़ दो, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, हाँ सही है ये भी। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप है कि वेक्टर सम और रिजल्टेंट, देखो ए और बी का सम, मतलब हमें क्या जानना है, सम ऑफ टू वेक्टर जानना है, तो दोनों को सम करेंगे तो कुछ वैल्यू आना चाहिए ना, तो वेक्टर के टर्म्स में उसको कहते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स है, ठीक है, तो उसका नेट जो वेक्टर निकालना है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। तो इन दिस केस देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो उसका रिजल्टेंट होगा आर विल बी सम रिजल्टेंट या सम वेक्टर, जो हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर सम और रिजल्टेंट आर इज द वेक्टर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इंग्लिश जो समझ में आया कुछ, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि इस तरह से जब अरेंज कर लोगे तो दो पॉसिबल ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें ये बोला कि रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो होगा जो एक्सटेंड करता है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इन दिस केस देखो ये ए बी, तो ये अब अगर ऐसे देखोगे यहां से यहां तक, इस पोजीशन से यहां तक, तो ये इसका टेल है और ये यहाँ पे एक हेड है जो तुम्हें दिख रहा है। ठीक, तो वही चीज बोला कि वेक्टर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, मतलब यहां से ज्वाइन करना स्टार्ट करोगे और हेड और टेल ऑफ सेकंड वेक्टर को जाके ज्वाइन कर दोगे, तो इस केस में ये होगा। और दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ बी का टेल ये है, ए का हेड उधर है, तो इसको यहां से अगर यहाँ ज्वाइन कर देंगे तो ये होगा। समझ में आ रहा है, तो यही चीज वो करने बोल रहा है। ठीक, तो अगर ये चीज तुम कर लोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, रिजल्टेंट। तो यही है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय दिस रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो बेसिकली तुमको ऐसे ऐड नहीं करना है कि इसका मैग्नीट्यूड लिए और बी का मैग्नीट्यूड लिए, दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ दिख रहा है कैसा नहीं हो रहा है ना, ये क्या बन रहा है बेसिकली, एक ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये समझो, यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका दो साइड्स तुमको पता है, ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है और इसमें कोई एंगल भी अगर तुमको मालूम होगा, तो तुम उस हिसाब से अपना निकाल सकते हो ना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बेसिकली यही है रिजल्टेंट, मतलब इफेक्टिव मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सिंपली ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, और इसका एंगल निकालना है तो भी तुम एंगल भी निकाल सकते हो, किसी किसी के अबाउट भी तुम इसका एंगल बता सकते हो कि थीटा क्या होगा, वो आगे हम देखेंगे, अभी जब एक दो क्वेश्चन बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये एंगल मान लो थीटा भी तुम बता दिए तो तुम इसका डायरेक्शन भी बता दिए, तो बेसिकली तुम इसका लेंथ बता दिए
और इसका डायरेक्शन भी बता दिए, तो या दिस रिजल्टेंट इज अ वेक्टर। समझ में आया? तो या तुमको ये भी समझ में आया होगा कि दोनों का डायरेक्शन को ही सिर्फ ऐड नहीं कर रहे, ये थीटा कुछ अलग आएगा ए और बी के डायरेक्शन से, ठीक, और उसका मैग्नीट्यूड भी अलग आएगा। समझ में आ गया? उसी यहाँ पे भी सेम केस फॉलो कर रहा है भाई, रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा, तो सिंपली इसका तुमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ए और बी के हिसाब से, जैसा भी वो ट्राइंगल बन रहा होगा उस ट्राइंगल के हिसाब से यू हैव टू फाइंड दिस मैग्नीट्यूड और एंगल। समझ गए? अब यहाँ पे अब एक और चीज जो देखने वाली बात है वो ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो मतलब सम ऑफ वेक्टर्स है ए और बी, टू वेक्टर दैट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कहने का मतलब है मैथ्स में तुम पढ़ते थे 2 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 2 होता था ना, 2 प्लस 5 भी 7 है, 5 प्लस 2 भी 7 है, तो इट इज कम्यूटेटिव, राइट? तो इस केस में वेक्टर्स में भी चूंकि ये सिंपल एडिशन नहीं है बट फिर भी ये कम्यूटेटिव लॉ है, मतलब ए प्लस वेक्टर बी कर लो या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कर लो, दोनों सेम आएगा। क्यों आएगा ये देख लो। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास सिंपली तुम्हारा तुमने पहले भी देखा था, जब इस केस में हमने देखा था तो यहाँ रिजल्टेंट हम क्या लिखते हैं? ए प्लस बी, मतलब ऑर्डर में लिखते हैं। ए किसको लिखते हैं? जिससे टेल से जहां से स्टार्ट हुआ है, ये टेल था ना ए का, और बी बाद में लिखते हैं जहां का हेड जाके जहां पहुंच रहा है, ठीक है? तो टेल टू हेड जा रहे हैं, समझ गए? तो ये रिजल्टेंट कहलाया। उस तरह यहाँ पे उल्टा हो गया, रिजल्टेंट बी प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे बी का टेल था और ए का हेड की तरफ जा रहे थे, तो दैट इज बी प्लस ए। बट इसको अच्छे से देखो, अगर इसको सुपर इम्पोज कर दें हम यहाँ पे देखो, ये वाला जो ए प्लस बी को हम मिला के सुपर इम्पोज किए हैं, यही था ना वो ए प्लस बी, ठीक है, और आर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? ए का टेल यहाँ था और बी का हेड यहाँ था, और रिजल्टेंट यही था आर, सेम आर यहाँ पे था, यही आर और ये आर दोनों सेम है, राइट? है ना? तो यहाँ पे ये आर देखो दोनों सेम आ रहा है ना वैल्यू, इस केस में इधर से बी प्लस ए आ रहा है, और अगर ऊपर से देखोगे तो ए प्लस बी आ रहा है, नीचे से देखे तो बी प्लस ए आ रहा है, तो दैट इज वाई दिस द सेम रिजल्टेंट इज a plus b also and b plus a also, right? So that is why commutative law holds good. A plus b is equal vector a plus vector b is equal to vector b plus vector a। समझ गए? सिमिलरली इसमें एक और चीज है, एक और तुम्हारा लॉ होता है, क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ, राइट? मान लो 3 वेक्टर्स है, तो अगर वेक्टर ए प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी करोगे तो दैट इज इक्वल टू, अगर तुम पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऑपरेशन कर लो, बाद में सी को ऐड करो। ये सिंपल है, ये तुम खुद से करके देखना, ठीक है? ये तुम आराम से इस चीज को कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर है? तो ये था ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुमको यहाँ बेसिकली ये समझना था कि रिजल्टेंट जो होता है वो एक ट्राइंगल का एक क्या होता है, पहले तो दो वेक्टर को शिफ्ट करके बना लिए, हेड टू टेल वाला कॉम्बिनेशन बना लिए, और जो जो ट्राइंगल को कंप्लीट करता हुआ लाइन होगा, वो लाइन का अगर लेंथ तुम निकाल लिए तो दैट इज मैग्नीट्यूड, और उस ट्राइंगल के साइड का अगर तुम एंगल निकालिए तो दैट इज डायरेक्शन, तो वही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, दैट इज सम वेक्टर, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। See, there is one more addition, vector addition law, and that is called parallelogram law. Basically, parallelogram law is also derived from triangle law only. ठीक है? बट अभी देख लेते हैं ये भी इस चीज को भी देख लेते हैं। तुमको बेसिक याद रखना है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता कैसे था, ठीक है? अब अभी देखते हैं ये क्या है। सिमिलरली सेम चीज है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरीके से था, और हमको इसे ऐड करना है पैरेललोग्राम लॉ से। तो पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है, इसका स्टेप्स क्या होगा? पहला स्टेप ये है कि दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से शिफ्ट करना है सो दैट दे आर ज्वाइंड बाय टेल टू टेल। उस समय क्या करते थे, एक का टेल दूसरे से हेड से करते थे ट्राइंगल लॉ में, लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम में दोनों के टेल को ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे से। तो क्या तेरे पास ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, यही तो ऑप्शन है ना, दोनों का टेल को यहाँ से ज्वाइन कर दो ए और बी से, राइट? तो ये एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास बच रहा है, तो तुमने ऐसे टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया। अब सेकंड स्टेप ये है कि कंप्लीट द पैरेललोग्राम बाय ड्राइंग लाइंस पैरेलल टू द टू वेक्टर्स। कहने का क्या मतलब है? पैरेललोग्राम अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये और ये भी था, ठीक है? तो अगर ए के पैरेलल लाइन बी के हेड से अगर ऐसा हम ड्रॉ करें तो ये लाइन ड्रॉ होगा, ये ब्लैक वाला डॉटेड लाइन, और बी के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे ए के हेड से तो ये रेड वाला डॉटेड लाइन, ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये ओवरऑल क्या बन गया? ये पूरा पैरेललोग्राम एक बन गया, ठीक है? तो वही वो बताना चाह रहा था कि एक पैरेललोग्राम बना लो पहले। तो तुमने पैरेललोग्राम भी बना लिया, उसके बाद क्या करना है कि रिजल्टेंट सम, मतलब मैंने बताया था ना, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है? तो रिजल्टेंट सम आर इज डायरेक्टेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट ऑफ टू वेक्टर्स अलोंग द डायगोनल। अब कॉमन पॉइंट ऑफ द टू वेक्टर्स मतलब क्या? दोनों का टेल, यही तो कॉमन पॉइंट है ना। तो यहां से स्टार्ट होगा और वहां पे उसका भी टेल होगा, किसका? रिजल्टेंट का भी टेल वहीं पे होगा, ठीक है? रिजल्टेंट का भी टेल यहीं से स्टार्ट होगा, और इस टेल को अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मान लो तुम्हारा ऐसा अगर कोई भी होता है इस तरीके का, तो इसका डायगोनल क्या होगा? एक ये डायगोनल होगा ना यहाँ से यहाँ, ठीक है? तो वही यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर दिए हैं पैरेललोग्राम का, तुम ड्रॉ कर लो, तो वही उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है? और उसका टेल नीचे होगा और हेड किधर होगा? यहाँ फ्रंट में होगा, जो जहाँ पे वो ज्वाइन करेगा जाके,
उस डायगोनल, वो डायगोनल, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ बोथ दीज टू वेक्टर्स। अब इसका कैसे निकालोगे, ये भी सिंपल है एक्चुअली। अगर इसका लेंथ तुम निकाल लिए, इस रिजल्टेंट का अगर ये वाला लेंथ अगर तुम्हें पता चल गया और इसका एंगल पता चल गया ये, तो रिजल्टेंट का बेसिकली मैग्नीट्यूड पता चल गया और तुम्हें डायरेक्शन पता चल गया, राइट। तो यू विल बी एबल टू टेल व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ गया। तो अभी बार बार हम ये बता रहे हैं कि दीज आर नॉट सिंपल एडिशंस, ये याद है, ये सबको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये वेक्टोरियली ऐड होता है, ट्राइंगल लॉ में ऐड होता है, दोनों को कनेक्ट करो और जो थर्ड साइड है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, डायरेक्शन फाइंड कर लो ट्राइंगल का, ठीक है। अब ये कैसे डिराइव हो रहा है इस चीज से वो समझ लो। पैरेललोग्राम लॉ इज डिराइव फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। कैसे, देखो इसमें हमने क्या किया है, ये जो तुम्हारा केस था, ये वाला जो केस था, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसी ए वेक्टर को, ये जो ए वेक्टर था हमारा, ठीक है, ये ए वेक्टर को आई कैन शिफ्ट एंड ब्रिंग हियर, ठीक है, सो दैट इसका जो टेल था, ये टेल ये यहाँ पे आके बी के हेड से ऐसे ज्वाइन कर जाए, ठीक है। तो अभी देखो ये बी और ए वेक्टर का कॉम्बिनेशन जो है, ये कैसा कॉम्बिनेशन बन गया, ट्राइंगल लॉ वाला बन गया ना अब, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होता था, ये वाला साइड को ऐसे जोड़ दो, तो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट, है ना। तो वही चीज तो होता है पैरेललोग्राम में भी, बेसिकली वही है। तुमने क्या किया था, ए के पैरेलल ये लाइन खींचा था, दिस लाइन वाज पैरेलल टू ए एंड इट्स लेंथ वाज आल्सो सेम बिकॉज यू आर मेकिंग अ पैरेललोग्राम, राइट। तो दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है ए के और डायरेक्शन भी सेम है बी के। सिमिलरली इस लाइन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है बी के, ठीक है। तो बेसिकली तुमने ए वेक्टर को ही यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया था, ठीक, और वहां से तुमने ये कैलकुलेट कर लिया आर इक्वल टू बी प्लस ए, राइट। तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो ये ट्राइंगल लॉ से ही आया है। तो बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। समझ गए यहाँ तक। चलो अब आगे देखते हैं। Now we will see subtraction of vectors. This is also very important and it's easy also. अब तुम फिर ये ऐसे मत समझना कि इसको 3 माइनस टू इक्वल टू 1 लिख दें, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो हमें कुछ इसमें ऑपरेशंस करने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें a माइनस बी लिख दिया गया, यही तो होगा ना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, राइट। तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो ना आराम से, वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसी को अगर डिनोट करना होता तो हम कैसे डिनोट करते हैं, ये वेक्टर ए था मान लो, जो ये एरो और ए से डिनोट कर रहे हैं, माइनस साइन वेक्टर बी जो रेड से दिख रहा है, ये वेक्टर बी, ये हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, कोई दिमाग लगा के बता सकता है यहाँ पे। अभी अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या बताया है, ए प्लस माइनस बी करना, माइनस बी वेक्टर कोई बता सकता है क्या होगा, अगर ये बी वेक्टर है हमारा, ये बी है ना, ये वाला वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम माइनस बी ड्रॉ करने बोलेंगे तो तुम क्या ड्रॉ करोगे, अभी हम बताए थे ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐसे रिवर्स कर देंगे, राइट। मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे उसका, तो ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा हमारा, दिस विल बी माइनस बी वेक्टर, राइट। अगर ये माइनस बी बन जाएगा तो ए तो यही रहेगा जो था, और ये यहाँ सिंपली यहाँ प्लस हो जाएगा, ए प्लस माइनस बी। तो ये जो ए प्लस माइनस बी कहने का मतलब है वो क्या डिनोट कर रहा है, हम ऐसा बना सकते हैं ना, माइनस बी बना लो और उसको ऐड कर दो ए में, तो बन गया। समझ में आ रहा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो ये आगे इसको ऐसे करेंगे, देखो ये वही चीज जो भी हम बताएं, b को रिवर्स कर लो तो माइनस हो गया, तो ये बेसिकली a प्लस माइनस बी हो गया। अब मान लो तेरे पास दो वेक्टर्स है, मान लो ये a है और ये माइनस b ही एक वेक्टर है, मान लो इसको ऐसा मान लेते हैं, ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है सपोज, ठीक है। अब इसका तुमको एडिशन करना है, ये एडिशन ही तो करना है ना, यहाँ प्लस आ गया, तो अब तुम्हारे पास ट्राइंगल हो, तुमको पता है तुम क्या करोगे, एक का हेड दूसरे के टेल से जाके मिला दो, शिफ्ट करते हुए विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, ये ऐसा, या ये कर लो या पैरेललोग्राम कर लो। यहाँ पे हमने ट्राइंगल लॉ किया है, इसमें हमने क्या किया, ए के हेड को बी के टेल से ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा बन गया एक ट्राइंगल लॉ वाला में आ गया, ये वेक्टर ए है, ये माइनस बी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट अभी तुमको बताया था ना, रिजल्टेंट का जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसका जो टेल होगा वही रिजल्टेंट का टेल होगा, और जो सेकंड वेक्टर का हेड होगा वहां ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होगा वहां पे उसका हेड जाके पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तुम्हारा रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट बेसिकली क्या होगा, a प्लस माइनस बी, तो दैट इज a माइनस बी। समझ में आया। तो ये इस तरह से सब्ट्रैक्शन वेक्टर करते हैं, करना कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन मतलब इट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स जिसमें कि सेकंड वेक्टर का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए हैं। समझ में आ गया। तो a माइनस बी था, तो दैट इज a प्लस माइनस ऑफ बी, एंड माइनस ऑफ बी इज व्हाट, यू जस्ट रिवर्स द b वेक्टर, तो यू विल गेट माइनस बी वेक्टर। ठीक, क्लियर है, इजी है। अब इसमें मान लो इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली देन रिजल्टेंट विल बी जीरो, एंड जीरो वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज नल वेक्टर। ये समझना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ मस्ट टू नो कांसेप्ट लगा हुआ है।
जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम किसी भी, जब कोई चीज है ही एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसका डायरेक्शन बता नहीं सकते हैं, राइट। बट स्टिल वी कॉल इट एज अ नल वेक्टर, दैट इज अ जीरो वेक्टर। समझ गए? तो यहाँ पे इसको अगर वेक्टोरियली लिखते तो हम क्या लिखते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि a प्लस माइनस ऑफ ए कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो ये a है अगर मेरा, तो माइनस ए क्या होगा, सिंपली ये अगर ए वेक्टर है तो माइनस ए क्या होगा, उसका रिवर्स। और दोनों को अगर सेम पॉइंट पे अगर रख दे तो ए माइनस ए, तो ए प्लस और माइनस ए दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी सिंपली जीरो, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड सेम है। समझ में आया? तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया और एंगल रिवर्स था, तो मैग्नीट्यूड इसलिए कैंसिल हुआ वहां पे। समझ में आ रहा है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में था। इट इज सिमिलर टू, तुमने जब 9th क्लास में कभी पढ़ा होगा, जो 4th चैप्टर पढ़े थे, उसमें तुमने ऐसा कभी सिचुएशन देखा था कि कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसमें दोनों तरफ से, एक तरफ से एफ से कोई एक खींच रहा है, दूसरे तरफ से उसके दूसरे तरफ से सेम फोर्स एफ से कोई दूसरा खींच रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उस ब्लॉक के साथ क्या होगा, मूव करेगा वो कहीं, बताओ? नहीं करेगा, राइट। क्यों? वो यहीं से होता है, बिकॉज नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी जीरो। अगर इसका रिजल्टेंट निकालोगे इन दो फोर्सेस का, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम ये बस छोटा सा एक एग्जांपल दिया था तुमको, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो सम करेंगे बेसिकली, तो सम ऑफ वेक्टर्स करोगे तो क्या आ रहा है, एफ माइनस एफ, यानी एफ प्लस ऑफ माइनस एफ, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट मींस इट इज जीरो। और होता भी प्रैक्टिकली यही है ना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। Now whatever we have studied till now, we will solve one question and try to check our understanding. एक क्वेश्चन है, a person travels 3 meter towards north in a straight path, ठीक, then he turns right and travels 4 meter towards east in straight path, सब straight line में चल रहा है, ठीक है। Find the total distance and total displacement of the person. इजी क्वेश्चन है, एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो बनाने के लिए, वीडियो को पॉज करके यू ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, ठीक है, और उसके बाद ये सॉल्यूशन देख लेना। चलो अभी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या है, एक फिगर पहले ड्रॉ करेंगे। अब फिगर बनाना तुम लोग सीख जाओ। फिजिक्स में जितना अच्छे से, जितना क्लैरिटी से डायग्राम बनाओगे, उतना अच्छा से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये अपने दिमाग में डाल लो, जो भी क्वेश्चन आए, जहां भी फिगर बन सकता है तुम वहां फिगर बनाओगे, ठीक है। जब भी फिगर बनाओगे सब चीज को मार्क करो प्रॉपरली, उसके बाद देखना तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजी होता जाएगा बनने में, ठीक है। इस केस में चलो देखते हैं क्या है। एक पर्सन मान लो ए से बी गया, ये ए से बी टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन हुआ, तो डायरेक्शन हम दिखा दिए यहाँ पे ऐसा, ए से बी गया 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद राइट टर्न लिया और बी से सी गया 4 मीटर। समझ में आ गया? अब इसमें पूछ रहा है, मान लो सिंपल सी बात है, अगर तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, उसमें सिंपली तुम ऐड कर दोगे, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड क्या हो रहा है, ए से बी गया है, बी से सी गया है, तो यू विल सिंपली ऐड ए बी प्लस बी सी। तो स्केलर क्वांटिटी यू सिंपली ऐड देम, 3 + 4 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। अब सेकंड बात क्या आ रहा है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमें पता है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। तो डायरेक्ट एडिशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, मतलब तुम 3 मीटर + 4 मीटर नहीं लिख सकते हो इस केस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो अब यहाँ पे सब वेक्टर्स हो गए। अब मतलब यहाँ पे इस केस में ए बी जो था, जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तो बेसिकली तुमको क्या दिया हुआ था, देखो ए बी का तुमको लेंथ दिया हुआ था 3 मीटर, तो ए बी लाइन का तुमको मैग्नीट्यूड मालूम था। डायरेक्शन किधर था, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये पॉइंट देखो, एरो देखो, टुवर्ड्स नॉर्थ बता रहा है ना, तो ये इसका ये यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। ए बी इज अ वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए बी विथ मैग्नीट्यूड 3 मीटर एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक। बीसी को देखो, बीसी इज ऑल्सो वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 4 मीटर, 4 मीटर उसका लेंथ है, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट। जो ये एरो इसका जो है वो दिखा रहा है तुमको ईस्ट, ईस्ट की तरफ, ठीक है। यानी कि अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बेसिकली क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है। यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज एसी, राइट। सो एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो यू नीड टू कैलकुलेट एसी वेक्टर, राइट। तो एसी वेक्टर क्या है, बेसिकली यहाँ ट्राइंगल ऑफ एडिशन हम लगा देंगे। ये ए बी वेक्टर था, बेसिकली क्या था तुमको, ये ए बी वेक्टर तुमको मालूम है, इधर बी सी वेक्टर मालूम है, तो ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा ना, एसी, यही तो एसी है। और यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है जो तुमको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, राइट, ठीक है।
तो इसमें क्या करेंगे, परफॉर्म वेक्टर एडिशन यूजिंग ट्राइंगल लॉ, ज्वाइन टेल ऑफ बीसी ये विथ हेड ऑफ ए बी, ठीक है, ये तो किया हुआ है बेसिकली पहले से, ये जो स्टेटमेंट है ज्वाइन टेल ऑफ बीसी विथ हेड ऑफ ए बी, ये हेड ऑफ ए बी है और ये टेल ऑफ बीसी था, ये पहले से ही है क्योंकि वो आदमी उसी तरह से ट्रैवल ही कर रहा है ना, यहाँ से राइट एंगल है, ये राइट एंगल पे है, ठीक है। रिजल्टेंट सम वेक्टर विल बी द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ए टू सी दैट इज एसी वेक्टर, तो ये एसी वेक्टर ही तुमको बताएगा। अब तुम कोई बता सकता है क्या, ऐसा हम लिख सकते हैं एसी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, तो इक्वल टू 3 + 4 मीटर कर देते हैं, 7 मीटर आ जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं ना, गलत, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्यों, दिस इज परफेक्टली रॉन्ग, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है, तो इस तरह से ऐड नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा, हमने तुमको बताया था ट्राइंगल ऑफ एडिशन में करना क्या है, दो साइड ऑफ द ट्राइंगल तुमको अगर पता है और कुछ एंगल पता है जिससे तुम थर्ड साइड निकाल सकते हो, तो पहले बेसिकली तुमको रिजल्टेंट जो आर होता था, जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होता है, उसका तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब उसके साइड का लेंथ निकालना है, और उसका डायरेक्शन निकालना है, मतलब एंगल निकालना है, समझ में आ गया। तो इस केस में हमें कैसे बढ़ना होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो सिंपली इट इज अ ट्राइंगल, राइट, इट इज ट्राइंगल ए बी सी, जैसा हमने यहाँ बनाया है, दिस इज एबीसी, ए बी का लेंथ कितना है 3 मीटर, बीसी का लेंथ कितना है 4 मीटर, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, राइट। तो तुम ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, एसी क्या है हाइपोटेन्यूस है, तो अब ये तुमको पता है ना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बस उसको लिख दो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो एसी का वैल्यू कितना आएगा 5 मीटर, मतलब ये तुम्हारा क्या आया मैग्नीट्यूड आया, राइट। अब याद करो हमने तुमको शुरू में बताया था कि मैग्नीट्यूड को इस तरह से भी डिनोट करते हैं, या यहाँ जो लिखा हुआ है एसी वेक्टर 2 बार के अंदर, तो बेसिकली यू गॉट द मैग्नीट्यूड एज 5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसका डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन निकालना है मतलब क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ये जो थीटा एंगल जो इसमें दिखा रहे थे हम, वी नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल, ये जो थीटा है, राइट, तो ये थीटा एंगल कैलकुलेट करना है, तो इसका हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। तो थीटा हम एंगल नॉर्थ से कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन था ना, ये वाला ए बी जो लाइन था वो अलॉन्ग नॉर्थ था, तो इससे हम एंगल अगर कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस p बाई बी, तो सी बी बाई ए बी इक्वल टू 4/3, तो यहाँ तुमको ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जैसे tan 45 कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो tan 53 डिग्री एक वैल्यू है जिसका वैल्यू 4/3 होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ग्रेजुअली तुम ये याद कर लोगे, 53 डिग्री और 37 डिग्री ये दो वैल्यूज हैं जो याद रखना पड़ता है, लेकिन एनीवेज इन दिस केस तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि थीटा कैसे निकला है, ठीक है, जानना ये समझना ये था कि थीटा को कैसे निकाला गया, ये कुछ भी हो सकता है, tan इनवर्स 1 भी हो सकता था मान लो, तो tan इनवर्स 1 होता है तो तुम क्या लिखते सिंपली यहाँ पे 45 डिग्री, tan इनवर्स ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, मतलब tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, राइट। तो इस तरीके से, तो यहाँ इस केस में बस तुम इतना ध्यान दो कि थीटा का वैल्यू जो है वो 53 डिग्री आ रहा है, ठीक है, tan इनवर्स 4/3, समझ गए। तो बेसिकली कहने का ये मतलब था कि इस क्वेश्चन से हम ये तुमको समझाना चाह रहे थे कि हाउ यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेक्टर, अभी तक तो खाली थ्योरी में बात हो रहा था ना कि रिजल्टेंट ट्राइंगल का वो बना दो, ट्राइंगल हो ट्राइंगल हो, या ट्राइंगल हो है क्या भाई कैसे निकालेंगे, तो वही चीज समझाने के लिए बताएं कि ट्राइंगल का थर्ड साइड हमें हमेशा निकालते हैं, दो साइड तुम्हें पता है क्योंकि दोनों वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकाल लो, निकल गया रिजल्टेंट, ठीक है, यही हमेशा करना है, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन तुमको ये चीज समझा दिया होगा, ठीक। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज एसी वेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन, तुमको पता भी होगा कि एसी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, राइट, इज इक्वल टू व्हाट 5 मीटर, ये अब इसका चूंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन बताना हो तो इसको बताएंगे कि अलोंग 53 डिग्री एंगल फ्रॉम नॉर्थ, ये नॉर्थ था उससे 53 डिग्री एंगल बना रहा है थीटा, देखो यहाँ पे, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, किधर किस तरफ बना रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, ये डायरेक्शन ईस्ट था ना, तो ऐसा, तो ये लिखेंगे तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब में एक क्वेश्चन लेते हैं जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, ये क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करना, इसका सॉल्यूशन आई विल बी गिविंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो, ओके, यू जस्ट गो थ्रू द टॉपिक वंस ट्वाइस, क्योंकि ये पहला टॉपिक है फिजिक्स का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्डिंग ब्लॉक है, तो अब जरूरी नहीं है कि एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है ना, तो इसीलिए यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो वंस एंड ट्वाइस, जब तक तुम्हारे को समझ में ना आए तब तक इसको देखो, देन यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, द क्वेश्चन इज कैन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एवर बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द सेम टू वेक्टर्स, इफ नो व्हाई नॉट, इफ यस व्हेन। इसमें हिंट मैं दे दे रहा हूं, इसका मतलब ये बता रहा है कि दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंडिविजुअली कैन इट बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकाले, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के इक्वल टू ऐसा हो सकता है क्या, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है।
एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी आउट वेरी सून, उसमें भी हम वेक्टर ही पढ़ेंगे। अभी आगे इसमें वेक्टर में और 2-3 वीडियोस लगेंगे इसको पूरा समझने में। फिर से मैं एक बार तुम्हें बता रहा हूँ कि प्लीज डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। एक बार में हो सकता है नहीं समझ में आए, यू विल टेक योर टाइम टू ग्रैस्प दीज थिंग्स, बिकॉज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको धीरे धीरे समझो, ये नया चीज है तुम्हारे लिए। सो यू विल डेफिनेटली टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड। जैसे बचपन में तुमने एबीसीडी एक बार में नहीं सीखा था, वैसे ही याद रखना कि वेक्टर भी एक बार में तुम नहीं सीखोगे, ठीक है। बट जिस दिन सीख जाओगे उस दिन के बाद से अगर आज भी हम तुमसे एबीसीडी पूछेंगे तो तुम भूले हो क्या? एबीसीडी नहीं भूले हो ना, तो उसी तरह से ये भी नहीं भूलोगे फिर, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू फोकस। एक बार देखो वीडियो को, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक। और जो मैंने समझा रहा हूं बार बार, वो क्वेश्चन जो मैंने अभी लिया था इससे पहले वाला, उसको अच्छे से समझो कि वो क्या किए हैं, कैसे किए हैं, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से चीजें समझ में आएगी, ठीक। नाउ वन मोर थिंग, प्लीज गिव योर जेन्युइन फीडबैक ऑन माई लेक्चर सो दैट आई कैन improve इन माई फर्दर लेक्चर्स। जो भी आगे मैं लेक्चर बनाऊंगा, जो भी तुम फीडबैक दोगे उसको मैं इनकलकेट कर लूंगा अपने टीचिंग स्टाइल में, ठीक है। सो यू हैव टाइम till my next video. Till then, have a good time learning physics. Bye. Thank you.